हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में। और आप सभी की मांग के अनुरूप प्रयोगशाला परिचारक के लिए विज्ञान जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल का विज्ञान 9वीं और 10वीं का उसने सिलेबस है। तो विज्ञान कक्षा 9वीं के चैप्टर 1 को लेकर हम आए हैं कि उस चैप्टर 1 से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और चैप्टर 1 में क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो लेके आए हैं और अविलंब आप लोग से शेयर करते हैं। चूंकि इस नोट्स को मैंने आज स्वयं प्रिपेयर किया दोस्तों, इस पूरे चैप्टर 1 के नोट्स को प्रिपेयर किया है, तो आप लोग को एक आइडिया होगा कि कैसे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए बल्कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी भी टेक्स्ट बुक से आप किस प्रकार से नोट्स बनाएं। और ये नोट्स ऐसा नोट्स है जिसको आप रिवीजन में या एक्सप्लेनेशन में सभी में हेल्प यूज कर सकते हैं। तो कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये नोट्स मेकिंग टेक्निक आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा और ये पूरी श्रृंखला आपको चाहिए तो आपको क्या ये लाभ प्रद करेगा, लाभ देगा या नहीं देगा, ये जरूर बताइएगा। तो अविलंब प्रारंभ करते हैं। अध्याय 1 जीव विविधता एवं वर्गीकरण, पाठ 1 का नाम है कक्षा 9वीं के बायोडायवर्सिटी एंड द क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जीवों की। तो जीव क्या है, जीवों का समूह क्या है। तो जब जो आप देखते हैं अपने आसपास के बहुत सारे जीव हैं, बहुत से जंतु हैं, जीव हैं, इन सबका एक ग्रुप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं गाय का समूह या बछड़ों का समूह, या आप ले सकते हैं इसमें गाय का समूह हो गया, बछड़ों का समूह हो गया, मनुष्य का समूह हो गया। तो जो भी समूह, जो जीव जिनमें लक्षण क्या होते हैं, समान होते हैं, और इन समान लक्षणों के कारण जो जीव एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे दृष्टिगत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जाति कहा जाता है। उसे याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, उसे जाति। तो जाति क्या है ये याद रखिएगा, जाति क्या है, जीवों का वह समूह जिसमें लक्षण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अब यहां पर यह बात आती है दोस्तों कि लक्षण तो समान होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर कुछ विभिन्नताएं होती हैं, कुछ अंतर होता है उनमें, और ये विभिन्नताएं उनके पहचान के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मनुष्यों का समूह है, इंसानों का समूह है, मनुष्यों का समूह है, और सभी के लक्षण एक समान है, सभी चलते हैं, बोलते हैं, फिरते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विभिन्नताएं हैं आप देखते हैं, उनके शरीर के रंग के आधार पर विभिन्नताएं हैं, उनके चेहरे की बनावट के आधार पर विभिन्नताएं हैं, उनकी बालों की बनावट के आधार पर विभिन्नताएं हैं। तो ये बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। तो ये विभिन्नताएं क्यों होती हैं, इन विभिन्नताओं का रोल क्या है। तो विभिन्नताएं इसलिए होती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, पहचान करने के लिए। अगर ये विभिन्नताएं नहीं होगी तो सारे के सारे मनुष्य क्लोन जैसे दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे, एक जैसा चेहरा, एक जैसा बात, एक जैसी चीजें, तो आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। तो यहां पर यह होता है कि विभिन्नताएं क्यों जरूरी हैं। अगर क्वेश्चन आएगा आपके तो किसी वस्तुओं के पहचान के लिए विभिन्नताएं क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। और ये विभिन्नताएं जब किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जब कोई एक क्षेत्र है, मान लीजिए एक कोई लैंड है, एक लैंड है, उसके पास तालाब है, तालाब में मछली है, मेंढक है, उसके बाहर में बंदर है, जानवर है, अलग अलग चीजें हैं। तो ये सभी जो चीजें होती है इनको क्या कहते हैं, इनको जैव विविधता कहा जाता है। उस क्षेत्र की क्या कहा जाता है, बायो डायवर्सिटी। बायो मतलब जैव, डायवर्सिटी मतलब कितनी विभिन्नताएं उस क्षेत्र में है, तो इसको क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। और जैव विविधता के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा क्षेत्र होता है दोस्तों, तो उस वृहद क्षेत्र के अध्ययन के लिए उन जंतुओं का वर्गीकरण करना, उन जंतुओं को, उन स्पीसीज का क्लासिफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तब यहाँ पे बेटर करता है दोस्तों कि ये क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाए, ये वर्गीकरण किस का आधार क्या हो, क्लासिफिकेशन का बेस क्या हो, वर्गीकरण का आधार क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर करता है कि हाउ वी क्लासीफाई, हम क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो क्लासीफाई करने के लिए सबसे बड़ा मेजर जरूरी है कि लक्षण या गुण के आधार पर क्लासीफाई कर दीजिए। उनके लक्षण और उनके गुण, जो भी लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, उसके आधार पर क्या कर दे, उसको बेस बनाते हुए आप क्या कर दीजिए, क्लासिफाई कर दीजिए। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी बच्चे के पास खिलौने हैं बहुत सारे, या बच्चे के पास नहीं, किसी जगह पे खिलौने हैं, किसी शॉप पे खिलौने हैं, अब उसको आप क्लासिफाई कर दीजिए। जैसे पहले वो खिलौने जो लकड़ी से बने हैं, लकड़ी से बने, और जो बिना लकड़ी के मतलब अदर देन जो वुड है वो खिलौने हो गए। उसके बाद नॉन वुड में भी आप आ जाइए, जो खिलौने इलेक्ट्रॉनिक होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, जो खिलौने जो मैकेनिकल होंगे वो अलग हो गए। तो इस प्रकार से भी आप क्या, अब इलेक्ट्रॉनिक में आ गए, आप इलेक्ट्रॉनिक को भी कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आगे, कि जो रिचार्जेबल हैं या नॉन रिचार्जेबल हैं, मतलब जिसमें हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, और जो जिसे बैटरी अलग से लगाना पड़े वो नॉन रिचार्जेबल हो गए। तो इस प्रकार से किसी भी बेस के आधार पर विभिन्न प्रकार के जंतुओं को क्लासिफाई करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। और ये क्लासिफिकेशन किसके लिए जरूरी है, उनके स्टडी पर्पस से जरूरी है, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन के क्या क्या फर्दर
अटेम्प्ट हुए, क्या क्या प्रयास हुए क्लासिफिकेशन के लिए। तो क्लासिफिकेशन के लिए जो प्रयास थे वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए प्रयास अरस्तु के द्वारा किया गया। अरस्तु ने जंतुओं को दो प्रकार से बताया, वो जंतु जो एक लैंड में रहते हैं वो स्थलीय जंतु, और जो जल में रहते हैं वो जलीय, एक्वेटिक एनिमल करके दो जंतुओं उन्होंने, स्थलीय एनिमल और एक्वेटिक एनिमल या जलीय एनिमल, जलीय जंतु, इस हिसाब से बांटा। इसके बाद जो स्पष्ट क्लासिफिकेशन है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, तो 1686 में जॉन रे ने किया। 1686 में जॉन रे ने किया, ये याद रखना है, जॉन रे ने क्लासिफिकेशन किया। जॉन रे जब क्लासिफाई किया उन्होंने किसके आधार पर किया? जो पौधों के एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे पौधे के, इसके आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया कि पौधे की ऊंचाई क्या है, पौधे की बनावट कैसी है, उसमें पत्तियां का विन्यास किस प्रकार से है। तो इन सभी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के आधार पर जॉन रे ने क्लासिफिकेशन किया। और जॉन रे के बाद जो फेमस व्यक्ति जिन्होंने क्लासिफिकेशन को थोड़ा एक आधार दिया, उसका नाम था कैरोलस लिनियस। उसका नाम याद रखिएगा आप सभी, कैरोलस लिनियस। इस व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया? इसने भी आधार क्या बनाया? स्पेशल कैरेक्टर ऑफ प्लांट फ्लावर, जो प्लांट फ्लावर है उसके स्पेशल कैरेक्टर के आधार पे क्या किया? क्लासिफाई किया। और 1735 में इसकी बुक आई जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिस्टेमा नेचुरी इसकी बुक थी। और इस बुक पे उन्होंने क्या किया? कैरोलस लिनियस ने अपने बुक पे जो क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया, उस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण इन्होंने दिया। द्विजगत वर्गीकरण, किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। और इसके आधार पर उन्होंने बताया कि प्लांट और एनिमल दो अलग अलग किंगडम है, एक प्लांट है और दूसरा क्या है? एनिमल है। तो ये दो किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? याद रखिए, क्वेश्चन आएगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय, ये द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया? तो उसे दिया कैरोलस लिनियस ने। यही अपन को याद रखना है। उसके बाद सवाल बन सकता है कि कैरोलस लिनियस ने कि किस बुक में दो जगत वर्गीकरण का उल्लेख है? तो उसकी बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी है। इसके बाद तीसरा सवाल आपसे बन सकता है कि कैरोलस लिनियस ने द्विजगत वर्गीकरण किसके आधार पर दिया, किस बेसिस पे दिया? तो उसका था प्लांट फ्लावर के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। जो प्लांट फ्लावर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसने क्या दिया? द्विजगत वर्गीकरण दिया। और कैरोलस लिनियस सिर्फ द्विजगत वर्गीकरण के साथ साथ ही कैरोलस लिनियस ने एक वर्ड यूज किया, हायरार्की। एक वर्ड क्या यूज किया? हायरार्की या पदानुक्रम वर्ड यूज किया। हिंदी में पदानुक्रम कहेंगे और इंग्लिश में हायरार्की वर्ड यूज करेंगे। इस वर्ड को भी कैरोलस लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये वर्ड गिवन बाय अगर आपको आता है तो कैरोलस लिनियस है। जिस प्रकार से हायरार्की क्या होती है कि मनुष्य जो भी जीव है, कोई एक जीव है, उस जीव को उसके पूरे अलग अलग क्लासिफिकेशन के आधार पर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मनुष्य का है आपकी बुक में, इसे याद रखना है। तो मनुष्य जो है उसका हायरार्की सिस्टम क्या है? तो इसका हायरार्की है, सबसे पहले किंगडम किस में आते हैं? एनिमेलिया में आता है। फाइलम है उसका कॉर्डेटा, वर्ग है उसका ममेलिया, गण है उसका प्राइमेट्स, और फैमिली है उसकी होमोनिडी, और जो आप बहुत दिनों से जानते हैं इसका वंश है होमो, और जाति है उसकी सेपियंस। तो मनुष्य, इसलिए मनुष्य के वैज्ञानिक नाम हम कहते हैं, जाति और उसको मिला के होमो सेपियंस मनुष्य क्या क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। इसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आप आगे पढ़ लीजिए। उसके बाद ये खुद ब खुद आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि एनिमेलिया के आगे ये क्या लिखा हुआ है, कॉर्डेटा के आगे क्या लिखा हुआ है। इससे आगे आपको खुद ब खुद एक्सप्लेन हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि द्विजगत वर्गीकरण जो कैरोलस लिनियस ने दिया था उसकी लिमिटेशंस क्या थी, उसकी सीमाएं क्या थी। तो यहाँ पे दो जगत वर्गीकरण की सीमाएं ये थी कि इसने सिर्फ दो जगत के बारे में बात किया, प्लांट और एनिमल के बारे में। कुछ ऐसे जीव हैं जो प्लांट और एनिमल के बीच हैं, या दोनों कुछ ऐसे जीव हैं जो प्लांट के जैसे भी बिहेव करते हैं और एनिमल के जैसे भी बिहेव करते हैं। तो इनके लिए कोई स्पष्ट यहाँ पे चीजें नहीं बताई गई थी, तो ये इसका लिमिटेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। यूग्लिना एक जीव है, एक कोश की जीव है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जिसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। तो इस जीव में जंतु और पौधे दोनों को लक्षण मिलेंगे आपको। इस जीव में जंतु और पौधे दोनों के लक्षण मिलते हैं। जंतु के किस हिसाब से कि पौधे के किस हिसाब से कि इसमें हरित लाभक पाया जाता है, और जंतु के लिए किस लिए? क्योंकि इसमें लोकोमोटिव आर्गन, चलन अंग पाया जाता है। इस फिलामेंट के माध्यम से क्या करता है? ये चलता है। तो इसमें जंतु और पौधे के लक्षण पाए जाते हैं। और इसके बाद यह स्वपोषण और विषम पोषण दोनों करता है, मतलब ये कई बार अपना खाना खुद भी बना लेता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और उसके बाद यह विषम पोषण, जब इसे वो खाना भोजन नहीं बना रहा है तो अंतर्ग्रहण के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा भी यह फूड क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। तो यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो पौधे और जंतु दोनों के बीच की कड़ी है। तो क्वेश्चन आ गया, हु इज द लिंक बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल? तो लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल इज यूग्लिना। ये याद रखिएगा, लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, लिंक है ये प्लांट और एनिमल के
बीच का। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं, चूंकि यहाँ पर लिमिटेशंस के थे कैरोलस लिनियस के क्लासिफिकेशन में, इतने लिमिटेशंस क्यों थे दोस्तों? क्योंकि जब कैरोलस लिनियस ने सब ये जंतु का वर्गीकरण करा था तो उस समय माइक्रोस्कोप का सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो कोशिका के स्ट्रक्चर के लेवल पे नहीं जानता था कि कोशिका क्या होती है, यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है, एक कोशिकी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय क्या होते हैं। तो बाद में जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, बाद में माइक्रोस्कोप आए, तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया, कैरोलस लिनियस के काम को आगे बढ़ाया आर.एच. व्हिटकर ने, और आर.एच. व्हिटकर ने 1969 में एक क्लासिफिकेशन दिया जिसे क्या कहते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है दोस्तों आर.एच. व्हिटकर के द्वारा, ये याद रखना है। अब जैसा हमने पहले बात किया था कि कोई भी वर्गीकरण दोगे तो उसका आधार होगा, तो यहाँ पे कैरोलस लिनियस ने दोस्तों 3 आधार बनाए थे, ये आधार को याद रखिएगा, इसके आधार पे आप बिना रटे आप चीजों को समझ पाएंगे। तो पहला आधार था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। कैरोलस लिनियस, आर.एच. व्हिटकर ये कहते हैं कि अगर कोई कोशिका है और कोई कोशिका में, कोशिका मेन होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो एक कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ अगर कोई मेम्ब्रेन है, अगर कोई झिल्ली है, केंद्रक के चारों, किसकी तरफ बात कर रहे हैं? केंद्रक के चारों। केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका के अंदर। एग्जाम्पल से समझिएगा, ये एक कोशिका है, इसके बहुत सारे इसमें जीव द्रव्य भरा है, साइटोप्लाज्म भरा है इसके अंदर, तो यहाँ पर बीच में एक केंद्रक होगा, इस केंद्रक में डीएनए, आरएनए या जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है। तो जब कोई ऐसी कोशिका जिसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिले, या अंदर वाली झिल्ली मिली, ये मेम्ब्रेन मिले, तो ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं? ऐसी कोशिका जिसमें नहीं होती है ये, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो जो केंद्रक के जो मटेरियल हैं वो पूरे जीव द्रव्य में क्या होते हैं, जो पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, अलग से कोई थैली नहीं होती अंदर में, बीच में, सेंटर में। तो ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसके बाद वह कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल पूरा किसमें होता है? केंद्रक में होता है। और अदर देन जेनेटिक मटेरियल, जो भी सेल ऑर्गेनल है, जो भी कोशिका के अंग हैं, बाकी अंग, वो किसमें फैले होते हैं? जीव द्रव्य में फैले होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो यहां से समझ गए पहला आधार क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली उपस्थित है तो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। अगर कोई नहीं है तो, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझसे मिस्टेक हो गया होगा बोलने में, तो कि केंद्रक झिल्ली अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसे कैसे सेल कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। ऐसे सेल में जो पूरा जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है वो जीव द्रव्य में फैला होता है। कथन एवं कारण में आपको आ सकता है दोस्तों कि किसी कोशिका के जीव द्रव्य में अगर पूरे उसके न्यूक्लियर डीएनए या जो भी उसके केंद्र के पदार्थ हैं अगर वो बिखरे हुए होते हैं तो ऐसी कोशिका क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, इसे याद रखना है। इसके बाद आर.एच. व्हिटकर का जो दूसरा बेस था वो क्या था? संगठन के आधार पर। संगठन मतलब कंपोजिशन। अगर कोई जीव है उसके अंदर सिर्फ एक कोशिका है तो ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं। और ऐसे जीव जिसमें एक से अधिक कोशिका उसके शरीर में उपलब्ध है तो इसे कैसे कहते हैं? मल्टीसेलुलर एनिमल कहते हैं। तो यूनिसेलुलर एनिमल एक कोशिकीय, जिसमें क्या है कि सिर्फ एक ही कोशिका से सारे काम होंगे, भोजन का एब्जॉर्प्शन से लेकर एक्सक्रीशन तक सारी चीजें किसके माध्यम से होगी? सिर्फ एक ही कोशिका में होगी। तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। और ऐसे जीव जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होंगी तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीवों को क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव। ये दूसरा आधार हो गया आर.एच. व्हिटकर का। तीसरा आधार आर.एच. व्हिटकर ने बताया पोषण, कि वह जीव अपना भोज्य पदार्थ कैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी जीवित जीव को, चाहे वो मनुष्य हो गया, चाहे वो एनिमल हो गया, चाहे वो कोई जंतु हो गया, चाहे वो प्लांट हो गया, किसी भी जीवित जीव को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए पोषण पदार्थों का होना या पोषण पदार्थों का मिलना बहुत आवश्यक है। तो इस पोषक पदार्थों को वो जीव कैसे ले रहा है, किस प्रकार से ले रहा है, इस आधार पे उन्होंने बांटा। तो पहला होता है स्वपोषी जीव, वह जीव जो अपने भोज्य पदार्थों की उत्पत्ति स्वयं करते हैं, स्वयं निर्मित करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जैसे
पेड़ पौधे, आप सभी इतने दिनों से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें होते हैं ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी जीव कहते हैं। और ऐसे जीव जो अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, ये किसी अन्य जीवों पर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य, हम अपने पोषक पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं करते। ये मत कीजिएगा सर हम अपना खाना तो खुद बनाते हैं। खाना आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, लेकिन प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए आप किसी दूसरे जीव, किसी जंतु पे आप पकाते हैं उसे, आप उसे उत्पन्न नहीं करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। पकाना इज डिफरेंट थिंग, उत्पन्न करना इज डिफरेंट थिंग। आप पौधों के द्वारा उत्पादित जैसे सब्जियां हो गई हैं या जंतुओं के द्वारा उत्पादित जैसे अंडा हो गया है, दूध हो गया है, ये सब बाई प्रोडक्ट्स आप लाते हैं। आप इसे आप बनाते हैं, आप इसे उत्पन्न नहीं करते हैं, आप इसे पकाते हैं, उत्पन्न नहीं करते। तो मनुष्य कैसा जीव है? एक विषमपोषी जीव है। वह जीव जो अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, उत्पादन स्वयं नहीं करते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? विषमपोषी या हेटेरोट्रॉपिक एनिमल कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो ये 3 आधार था। पहला आधार कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं, तो इसके आधार पर 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दूसरा था कि संगठन के आधार पर कि कंपोजिशन कैसा है। अगर सिर्फ एक कोशिका पाई जा रही है तो यूनिसेलुलर है, और एक से अधिक कोशिकाएं पाई जा रही है तो मल्टीसेलुलर है। इसके बाद आते हैं ट्रॉप्स या पोषण के आधार पर। अगर वह जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण, अपने फूड मटेरियल का निर्माण स्वयं कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषी जीव कहते हैं। और वो जीव जो नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन देखेंगे किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले सजीव है, कोई जीव है, एक जीव है, अगर उसमें प्रोकैरियोटिक मतलब आपने देखा इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है तो ये कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ये कैसा जीव है? यूकैरियोटिक जीव है। यूकैरियोटिक जीव हो गया। इसके बाद प्रोकैरियोटिक में हमने बात की पहला कि एक कोश की, क्या होगा? कोशिका एक ही होगी। तो इस प्रकार के जीव जिस किंगडम में आते हैं उस वैसे क्या कहते हैं? मोनेरा किंगडम मोनेरा कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा। आगे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं इसे एक रफ वे में समझा रहा हूं आपको। दूसरा, अब एक कोश की प्रोकैरियोटिक हो गए। अब आते हैं एक यूकैरियोटिक में आ गए। यूकैरियोटिक में अब 2 हो जाएंगे, एक कोश की हो जाएंगे और एक बहुकोश की। तो यूकैरियोटिक मतलब कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है दोस्तों? पाया जा रहा है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ऐसे जीव में जो एक कोश के जीव है, एक कोश के जीव में जो किंगडम आता है वो किंगडम क्या आता है? किंगडम प्रोटिस्टा आता है। किंगडम क्या आ गया? प्रोटिस्टा आ गया। और उसके बाद वही अब एक कोश की हो गया, अब बचा कि दूसरा क्यों? मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर में अब 2 प्रकार से आ जाते हैं। मल्टीसेलुलर में वह जीव जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, मल्टीसेलुलर है। यूकैरियोटिक है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो सेल वॉल किसमें नहीं होता है? एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल नहीं होता है। किंगडम एनिमेलिया, ये किंगडम है एनिमेलिया, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। दूसरा होता है सेल वॉल जिसमें हो। सेल वॉल मतलब कोशिका के बाहर एक मोटी सी आवरण, मोटी सी परत, जिसको हम सेल वॉल, ये कोशिका है दोस्तों। इस कोशिका के बाहर में एक थिक लेयर होती है जिसी को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। सेल का वॉल नाम से स्पष्ट है, रटने की जरूरत नहीं है। कोशिका के सेल की दीवार जो है कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति एनिमेलिया में नहीं पाई जाती है। और कोशिका भित्ति में जिनमें पाया जाता है वो 2 किंगडम है, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी। अब दोनों में ये डिफरेंस आ जाता है। किंगडम फंजाई क्या हो जाता है? कोशिका भित्ति इसमें भी है, कोशिका भित्ति इसमें भी है। तो किंगडम फंजाई जो क्या होते हैं? ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं या ये विषमपोषी होते हैं। ये अपने भोजन खुद नहीं बनाते हैं, विषमपोषी होते हैं, भोजन खुद नहीं बनाते हैं। और जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं। तो ये पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, आप इसे समझिएगा, फंजाई और प्लांटी। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. विटकर ने दिया। तो आर.एच. विटकर के अनुसार 5 किंगडम कौन कौन से हैं? पहला किंगडम है मोनेरा, फर्स्ट किंगडम मोनेरा। मोनेरा एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव, एक कोश की प्रोकैरियोटिक। दूसरा आता है अब यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में दूसरा किंगडम है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसे है? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, एक कोश की यूकैरियोटिक। उसके बाद यूकैरियोटिक में आते हैं वे जीव जो एक कोश की हैं, एक कोश बहुकोश की हैं, मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन ये भोजन खुद नहीं बनाते हैं तो फंजाई है। और भोजन खुद बनाते हैं तो प्लांटी है। और जो लास्ट में कोशिका भित्ति जिनके अंदर नहीं होती है वो क्या है? एनिमेलिया होते हैं। तो 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन सा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये सीक्वेंस है, इसे याद रखिएगा। सबसे पहले मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी और सबसे लास्ट में एनिमेलिया। इसी क्रम में जीवों का विकास हुआ है, इसी क्रम में क्लासिफिकेशन क्या है? किया गया है।
तो अब चलते इनका विवरण देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों किंगडम मोनेरा। अब मैं आप वो जो तीन बेस मैंने जो आपको पहले बताए हैं उसी बेस के आधार पर आप रटिएगा, उसे समझिएगा, अदर देन बेस के आधार पर मत समझिएगा। तो सबसे पहला बेस था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो किंगडम मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये कैसे कोशिका है? प्रोकैरियोटिक, मतलब कि इसमें एक कोशिका है, इसके साइटोप्लाज्म में जो जीव द्रव्य है, जो प्रोटोप्लाज्म है, इसमें क्या है, इसके न्यूक्लियर वाले जो डीएनए आरएनए जो भी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज वाले जो कोशिकांग है, ऑर्गेनल्स हैं, वो नहीं स्पष्ट नहीं होते, ये एक जीव द्रव्य में फैले होते हैं। तो ये कैसे कोशिकाएं कहलाती हैं? ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। दूसरा कंपोजिशन में आ गए तो ये प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। दूसरा संगठन में यूनिसेल्युलर, ये सिर्फ एक कोशिका, मतलब इनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका होती है, एक से अधिक कोशिकाएं नहीं होती हैं। ये तो दूसरा आधार हो गया। तीसरा आ जाते हैं पोषण के आधार पे। तो पोषण के आधार पर ये कैसे होते हैं? ये दोनों होते हैं दोस्तों, स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। स्वपेशी होते हैं और विषमपोषी होते हैं। मोनेरा जगत का आपको ध्यान देना है, मतलब ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। कुछ जो मोनेरा जगत के जीव है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? अपना भोजन खुद बनाता है। उसके बाद विषमपोषी हेटरोट्रॉफ होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। इसके बाद ये आपको याद रखना है कि कुछ मोनेरा जगत के जंतुओं में क्या होता है? सेल वॉल पाया जाता है। कुछ जंतुओं में क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन जो सेल वॉल का कंपोजिशन है, सेल वॉल का जो संगठन है जिससे वो बना है, वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है। वो किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो जगत मोनेरा का जो सेल वॉल होता है वो किससे मिलकर निर्मित होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम के एक कंपोजिशन से मिलकर निर्मित होता है, जो क्या बनाया होता है? सेल वॉल बनाया होता है। आगे आपको डिफरेंस पता चलेगा कैसे। अब मोनेरा जगत के जंतुओं का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनेरा जगत में ई कोलाई, इश्चरिया कोलाई, जो आपके बेसिलस एंथ्रेलस, जो आपको दही वाला जो आपका बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस वो है, बेसिलस एंथ्रेसिस है, ये एनाबिना है, साइनोबैक्टीरिया है। ये जो कि देखिए साइनोबैक्टीरिया ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो इसलिए अपने भोजन ये खुद बना रहा है, बाकी जंतु अपना भोजन खुद नहीं बना रहे हैं। तो ये किसके उदाहरण है? किंगडम मोनेरा के उदाहरण है। मोनेरा में क्या याद रखना है? प्रोकैरियोटिक। सेकेंड याद रखना है यूनिसेल्युलर, और तीसरा याद रखना है ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक बोलते थे। तो प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ये आपका मेन इनका क्लासिफिकेशन है। अब प्रोकैरियोटिक हट गया, इसके बाद जितने जीव आएंगे दोस्तों सब यूकैरियोटिक होंगे, मतलब इन सभी जीवों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ये अमीबा है। अमीबा में आपको यहाँ पे एक केंद्रक दिख रहा होगा, इस केंद्रक के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो उसके न्यूक्लियस में है। तो दूसरा आ गया किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा मतलब ये सिर्फ यहाँ से यूकैरियोटिक चालू हो जाएगा, इसके बाद के सब यूकैरियोटिक होंगे। कंपोजिशन जैसे हमने बात की, दूसरा आधार, तो दूसरा आधार ये भी यूनिसेल्युलर होगा, केवल एक कोशिका होगा, एक सेल होगा, सिर्फ सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, ये है। और तीसरा न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन ये भी दोनों होंगे, बोथ होंगे। जैसे अमीबा, अमीबा कैसा है? ये परजीवी है, ये खुद खाना नहीं बनाता है, और जो पैरामीशियम है वो भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद निर्मित करता है। तो ये ऑटोट्रॉप भी होंगे और हेटरोट्रॉप भी होंगे, ये दोनों होंगे। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, प्रोटिस्टा का, अमीबा, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, ये आपके स्टमक में पाया जाता है। और उसके बाद पैरामीशियम है, ये सभी किसके उदाहरण है? प्रोटिस्टा के उदाहरण है। अब प्रोटिस्टा से डिफरेंस क्या आ गया? अब फंजाई आ गया। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? देखिएगा, प्रोटिस्टा में क्या था? यूनिसेल्युलर था, यूकैरियोटिक था, तो ये भी यूकैरियोटिक है, पहला सेम है सब में अब। लेकिन उसका कंपोजिशन यूनिसेल्युलर था, तो अब फंजाई क्या हो गया? मल्टी सेल्युलर हो गया। अब एक कोशिका नहीं हो गई, अब एक से अधिक कोशिकाएं किस स्ट्रक्चर में हो गई। तो फंजाई में क्या आ गया? मल्टी सेल्युलर, बहुकोशिकीय जीव। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिका, और इंग्लिश से पढ़ेंगे मल्टी सेल्युलर, तो बहुकोशिकीय जीव हो गए। न्यूट्रिशन क्या हो गया? हेटरोट्रॉपिक हो गया, ये पूर्णतः हेटरोट्रॉपिक है, पूर्णतः क्या हो गए? विषमपोषी हो गए। तो विषमपोषी क्यों है? क्योंकि इन जीवों में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जैसे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो भोजन निर्माण में सहायता करते हैं। तो फंगस में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसके बाद फंगस में एक फिलामेंट बनते हैं, फिंगस फिलामेंटल स्ट्रक्चर होती है। जो फिलामेंट बनता है स्ट्रक्चर उसे माइसिलियम कहते हैं, ये याद रखना। माइसिलियम क्या है? तो माइसिलियम कुछ ज़्यादा खास नहीं, कवक जो है वो किस रूप में होते हैं? तंतु के रूप में होते हैं, और उस तंतुओं को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट को क्या बोलते हैं? माइसिलियम कहते हैं, माइसिलियम नाम उनको दिया गया है। और इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्रेड में उगने वाला राइजोपस,
फंगस है पेनिसिलिन, पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन मिलता है, तो ये सब फंगस हैं। हमारे लिए कुछ फंगस लाभप्रद है, जैसे यीस्ट हो गया, यीस्ट से आप ब्रेड और बियर बनाते हैं, और उसी प्रकार से एंटीबायोटिक निर्माण करते हैं, किससे? पेनिसिलियम से। याद रखें एंटीबायोटिक किससे मिलता है? एक फंगस से मिलता है जिसका नाम क्या है? पेनिसिलियम। इससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक निर्माण किया जाता है। इसके बाद देखिएगा यीस्ट एक हेल्पफुल फंगस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अपने लिए भोज्य पदार्थ निर्माण करते हैं। ब्रेड और बियर यीस्ट से बनता है। और एक ऐसा फंगस यहाँ पर है जो फंगस नहीं है लेकिन दो किंगडम के बीच का एक लिंक है जिसका नाम क्या है? लाइकेन। लाइकेन एक सहजीवी है, एक सिम्बायोटिक जीव है। ये क्या सिम्बायोसिस क्या होता है कि जब दो डिफरेंट जीव समान उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक साथ आते हैं तो उसे क्या करते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे लाइकेन में क्या है? ऊपर जो होता है एक एल्गी होता है ग्रीन कलर का, ये एल्गी है। ये एल्गी क्या करता है? भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, और ये भोज्य पदार्थ किसको देता है? फंगजाई को देता है, उसके कवक को देता है। और कवक क्या करता है? कवक क्या करता है कि भूमि से क्या करता है? न्यूट्रिशंस है, वाटर है, ये सब एब्जॉर्ब करके किसको देता है? एल्गी को देता है। तो लाइकेन क्या है? एक प्रकार का सहजीव है, एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है किसके बीच? एल्गी और फंजाई के बीच। ऊपर हरा भाग जो है वो एल्गी है, नीचे जो उसका बेस भाग है वो क्या है? फंजाई है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसके बाद अगला आता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में फिर से मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक है और मल्टीसेलुलर है। अब यहाँ पे आ गया किंगडम फंजाई से जो आपको अंतर करता है वो क्या है कि फंजाई के सभी किंगडम के जीव कैसे थे? विषम पोषित थे, हेटरोट्रॉप थे। तो प्लांटी के कैसे होंगे? प्लांटी के क्या होंगे? ऑटोट्रॉप होंगे। और हमने देखा था प्लांटी में अब क्या प्रेजेंट होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगा। तो ये सेल वॉल किसका बना होता है? ये सेल्यूलोज का बना होता है। इसका सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिससे मिलकर बना होता है। मोनेरा का जो सेल वॉल है वो किससे बना था? वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना था। अब किंगडम प्लांटी को एक थोड़ा सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से आपको एग्जांपल है, बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो किंगडम प्लांटी है ये उनके डेवलपमेंट के आधार पर यहाँ जमे हुए। तो सबसे प्रिमिटिव किंगडम प्लांटी का जीव जो है वो शैवाल है, सबसे प्रिमिटिव है। शैवाल जो है, शैवाल में आपको अलग से रूट, स्टेम और लीफ नहीं दिखती। मतलब कोई भी शैवालों को रूट, स्टेम और लीफ के आधार पे क्या बाइफर्गेट नहीं कर सकता है कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है। वो ग्रीन कलर के होते हैं, भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? शैवाल या एल्गी कहते हैं। इसके बाद आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा में जो स्ट्रक्चर होता है, प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें लीफ और रूट कंबाइंड रूप से कंबाइंड रहते हैं और एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे राइजोइड्स कहते हैं। अलग से आपको स्टेम नहीं दिख रहा होगा, इसमें स्टेम नहीं रहता है। लीफ और रूट मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? राइजोइड्स कहते हैं। तो इस प्रकार के जीव का उदाहरण है मास या फ्यूनेरिया, इसका उदाहरण है, ये याद रखिएगा। फ्यूनेरिया क्या है? एक ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा के बाद प्लांट का डेवलपमेंट हुआ टेरिडोफाइटा में। प्लांट का डेवलपमेंट कैसे हुआ? टेरिडोफाइटा में। देखिए पहले सिर्फ शैवाल को समझिए, शैवाल से थोड़ा ऊपर आए तो यहाँ पर लीफ और रूट है, अलग अलग एक जैसे एक स्ट्रक्चर बने हैं लेकिन थोड़ा ऊंचा हो गया प्लांट। इसके बाद आ जाते हैं टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में क्या होता है दोस्तों? टेरिडोफाइटा में रूट, स्टेम और लीफ अलग अलग होते हैं। मतलब जड़, तना और पत्ती आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? टेरिडोफाइटा में। लेकिन अंतर क्या होता है टेरिडोफाइटा में? टेरिडोफाइटा में कोई फ्लावर या कोई सीड नहीं होता है। जैसे प्लांट देख रहे हैं, फर्न का प्लांट है ये, तो फर्न के प्लांट में आपको कोई भी रूट, स्टेम, लीफ तो दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको जड़, तना, पत्ती अलग अलग दिख रहा है, लेकिन कोई भी इसमें फ्लावर या आपका सीड क्या होता है? नहीं होता है फर्न के पौधे में। तो ये किस प्रकार के प्लांट को रिप्रेजेंट करता है? टेरिडोफाइटा को रिप्रेजेंट करता है। अब टेरिडोफाइटा के बाद आते हैं वो प्लांट, यहाँ तक ये प्लांट हो गए जिसमें फ्लावर नहीं है, सीड नहीं है। अब वो प्लांट आ जाते हैं जिसमें फ्लावर होता है। क्या होता है? इस प्लांट्स में फ्लावर होता है, लेकिन इस प्लांट्स में कोई सीड में जो आपका बीज होता है, उस बीज के चारों तरफ कोई आवरण, कोई कवर नहीं पाया जाता। नो सीड कोट, सीड ने कोई कोट नहीं पहना होता है, तो कोई सीड कोट नहीं होता। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इसका उदाहरण है साइकस। इसका एग्जाम्पल क्या है? साइकस इसका एग्जाम्पल है। और इसके बाद अगला जो आता है, अब सीड कोट नहीं है तो अगला जो वैरायटी आएगी उसमें प्लांट्स में फ्लावर होंगे, फ्लावर के चारों तरफ क्या होंगे? सीड कोट या आवरण होंगे, बीज का आवरण होगा। और ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो पहले जिम्नो, तो प्लांट का डेवलपमेंट किस हिसाब से हुआ याद रखिएगा। सबसे पहले एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म।
सिंपल, पहले रूट स्टेम लीफ ही नहीं दिख रही थी अलगी में, उसके बाद लीफ और रूट अलग हुए, स्टेम नहीं आया, लीफ और रूट एक स्ट्रक्चर बना लिए जिसको राइजोइड्स कह दिए। ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में क्या हुआ, रूट स्टेम और लीफ अलग अलग हो गए, अलग अलग डिफ्रेंशिएट हम कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी फ्लावर नहीं था, फ्लावर नहीं है तो सीड नहीं बन रहा है, तो नो फ्लावर नो सीड है। उसके बाद अब फ्लावर बन रहा है तो सीड जो बन रही है उसमें कोट नहीं है, कोई आवरण नहीं है सीड के चारों ओर, तो इसको क्या कह रहे हैं, जिम्नोस्पर्म कह रहे हैं। और जिम्नोस्पर्म के बाद आ रहा है एंजियोस्पर्म जिसमें सीड कोट आता है। सीड कोट के आधार पर एंजियोस्पर्म भी दो प्रकार से, जब एक ही सीड कोट हो, एक ही आवरण हो, ये एक ही कॉट यानी एक ही पत्र हो, तो उसको आप ऐसे समझिए, एक सिंपल चीजों में आप चना लेते हैं, चना जब करते हैं तो चना के जब छिलके को आप हटाते हैं तो दो अलग अलग चना के दो फेस, दो अलग अलग फलक होते हैं, जो अलग अलग फेस या डाइकॉट, दो अलग अलग पत्र निकलते हैं जो अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के प्लांट को क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री, जैसे चना और मटर। और दूसरा आता है एक बीजपत्री। एक बीजपत्री में क्या होता है, एक बीजपत्री में कोई अलग सीड कोट तो होता है लेकिन अलग अलग से बीजपत्र नहीं होता, जैसे एग्जाम्पल हो गएंगे गेहूं और मक्का। तो मोनोकॉट प्लांट है, और ये कैसा प्लांट है, ये डाइकॉट प्लांट है। इसके बाद आते हैं अब एनिमेलिया में, जंतु जगत में। जंतु जगत में अब फिर से सेम आधार पे यूकैरियोटिक होगा, इतने दिन में आपको इतने देर पता चल गया, मल्टीसेलुलर होगा। और इसमें क्या होगा, अब चूंकि हेटरोट्रॉप है और सेल वॉल है तो वो फंजाई है, ऑटोट्रॉपिक है स्वपोषी है तो वो है प्लांटी है। और एनिमेलिया में क्या आ गया, एनिमेलिया में वो जीव कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक तो होते हैं, विषमपोषी तो होते हैं, लेकिन भोजन के ग्रहण करने के लिए इनमें क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन डेवलप होता है। जैसे हमारे हाथ है, चिड़ियों की चोंच है, तो अलग अलग स्पेशल ऑर्गन डेवलप होते हैं। ये कैसे जगत के हैं, जंतु जगत के, एनिमेलिया जगत के। क्या क्या नहीं होता है इसमें याद रखिएगा, चूंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, कोई कोशिका भित्ति इनकी नहीं होती है, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, इसलिए भूड नहीं बनाते हैं। और इसमें लोकोमोटिव ऑर्गन होता है, एक इनमें क्या होता है, एक इनमें प्रचलन अंग होता है, प्रचलन अंग, जिसके सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया एनिमेलिया। एनिमेलिया का बेसिक आधार आपको बता दिया। तो एनिमेलिया को किस हिसाब से डिफरेंशिएट कर अलग क्लासीफाई किया गया है डिटेल में, वो देख लीजिए कि जंतु कोई है, जंतु में अगर रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित है तो उसे क्या कहते हैं, नॉन वर्टिब्रेट कहते हैं। रीढ़ की हड्डी जिसमें अनुपस्थित होगी उसको नॉन वर्टिब्रेट कहते हैं। जैसे केचुआ, जोक, मच्छर, घोंगा, चींटी, एस्केरिस या फीताकृमि, ये जो होगा सब, इनमें क्या नहीं है, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, एक स्पष्ट आकार नहीं पाया जाता है। केचुआ कहीं भी अपना चेंज करते हैं तो इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ये हो गया नॉन वर्टिब्रेट में पहला। और रीढ़ की हड्डी के आधार पर आते हैं, रीढ़ की हड्डी जिनमें प्रेजेंट होती है उसे वर्टिब्रेट कहते हैं। इसके बाद जिनके त्वचा में बाल है वो ममेलिया है, और जिनकी त्वचा में बाल नहीं है उनमें बाकी क्लासिफाई है, जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी। तो इसमें शरीर पर पंख है तो बर्ड्स हैं, और जिनके शरीर में पंख नहीं है उनकी अगर त्वचा नमी युक्त है और त्वचा में उनके स्केल्स पाए जा रहे हैं तो वह फिश में है, और स्केल्स नहीं है तो वो क्या है, एम्फीबियन में है। और नमी युक्त त्वचा जिनके अंदर नहीं है वो किन्हें है, वो रेप्टाइल में है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, इन्हें एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है प्लांटिमी, एनिमेलिया के बाद प्लांटिमिडी। तो इतने सारे वर्गीकरण हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए। इनके क्लासिफिकेशन के बाद जीवों का नामकरण करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप देश में भी अलग अलग जगह पे जाएंगे तो किसी जगह पे जैसे प्याज हो गया, किसी जगह पे किसी राज्य में प्याज को अलग नाम दिया जाएगा, किसी राज्य में प्याज को, और हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में प्याज को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। अलग राज्य में जाएंगे तो महाराष्ट्र में जाएंगे तो प्याज को अलग चीज बोला जाता है। तो ऐसे ही डिफरेंट चीज में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जीवों के नाम हैं। तो वैज्ञानिक स्तर पे उनका अध्ययन एक समान करें, कैसे करें, या सब जीव को एक ही, जैसे आप मनुष्य को बोलते हैं होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस आप इंडिया में बोलेंगे तो भी होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस को आप अमेरिका में बोलेंगे तो भी वो होमोसेपियंस है। तो सभी नामकरण किस लिए करा जा रहा है कि आपके अध्ययन की दृष्टि से या पहचानने की दृष्टि से एक जैसा हो जाए। तो इसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि टू नेम नोमेनक्लेचर, या दो बिंदु का नामकरण किसने दिया, इसने दिया, ये कैरोलस लिनियस ने दिया। कैरोलस लिनियस ने टू नेम क्लासिफिकेशन दिया, टू नेम दिया। और इसमें क्या होता है, इस नाम में क्या होता है, पहला शब्द क्या होता है, वंश होता है। ये क्या होता है, पहला शब्द जीनस होता है। क्या रहता है, पहला शब्द जीनस होता है। उस जंतु किस वंश को बिलोंग करता है वो रहता है, वो स्पीसीज किस वंश को बिलोंग करता है वो होता है। और दूसरा क्या होता है, उसका स्पीसीज होता है, उसकी जाति होती है,
उसकी जाति होती है। ये दो याद रखिएगा। और क्या याद रखना है कि जो पहला शब्द है वह अंग्रेजी के बड़े अक्षर से स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, तो राना ऐसे लिखेंगे। ये क्या है, इसका जीनस है, तो जीनस का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा, शेष सभी अक्षर क्या होंगे, स्मॉल होंगे। और स्पीसीज में जो सभी होंगे वो सभी स्मॉल होंगे। इसको मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आपको बता देगा, या आपके पास क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा क्लासिफिकेशन या कौन सा नॉमेनक्लेचर जो नॉमेनक्लेचर है वो सही लिखा गया है। तो अलग अलग प्रकार से याद रखना कि जीनस का पहला जो होगा वह क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, और स्पीसीज के सभी अक्षर क्या होंगे, स्मॉल लेटर होंगे अंग्रेजी के। और अगर इसे लिखते कैसे हैं, इसे इटैलिक वर्ड में यानी तिरछे हुए लिखते हैं। अगर आप तिरछा नहीं लिख रहे हैं तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए वंश और जाति के नाम को क्या लिखना है, तिरछे अक्षरों में या इटैलिक में लिखना है। और इटैलिक में अगर नहीं लिख पा रहे, जैसे हम लोग लिखते हैं इटैलिक में नहीं लिखते हैं, तो सीधे अक्षरों में लिख रहे हैं तो उनके नाम के नीचे रेखा खींचते हैं, जैसे मैंने खींच दिया राणा और टिग्रिना। तो यहाँ पे याद रखना द्विनाम पद्धति किसने दिया, द्विनाम पद्धति किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया है। इसमें पहला नाम क्या होता है, जीनस होता है, वंश होता है, दूसरा नाम क्या होता है, जाति होती है। वीनस के नाम को कैसे लिखा जाता है, जीनस के नाम में पहला अक्षर कैपिटल अक्षर होता है और शेष सभी स्मॉल होते हैं, और वहीं स्पीसीज के सभी नाम स्मॉल होते हैं, इसे याद रखिएगा। और अगर लिखना कैसे है तो इसे इटैलिक में लिखना है, और इटैलिक नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर इसके नाम के नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये सभी कुछ वैज्ञानिक नाम है दोस्तों जिन्हें आपको याद रखना है, फेमस वैज्ञानिक नाम है, इन्हें आपको याद रखना है। और इसको लिखने का तरीका आपको याद रखना है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एमसीक्यू में पूछ दिया कि चार में से कौन सा सही तरीके से लिखा है या कौन सा गलत लिखा है बताइए, तो आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। तो इसे आप देखिएगा लिखते कैसे हैं। तो ये था पूरा आपका सार, पूरा जिस्ट, पूरा नोट्स जो आपका था चैप्टर 1 क्लास 9th का। इसे बनाने में मुझे दोस्तों 3 घंटे लगे पूरे इस नोट्स को प्रिपेयर करने में। तो आप सभी बताइएगा ये नोट्स आपको कैसा लगा है और कैसा लगा आपको ये पूरा क्लास, ये जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आगामी वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमें इम्प्रूव करने में या जल्दी वीडियो लाने में मदद करते हैं। तो आप सभी कृपया कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आगे आप बताइएगा जरूर कमेंट में आपको ये कैसा लगा। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।